अच्छा प्यारे बच्चों, श्रम साधना का दूसरा पाठ अब हम जारी रखेंगे। तो श्रम साधना का दूसरा हिस्सा देखिए। मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के ऊंचे से ऊंचे महाविद्यालयों से सीख कर जो योग्यता प्राप्त करता है, वे शिक्षालय या तो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता से टैक्स के रूप में वसूल किए पैसे से चलता है, या दानी लोगों की कृपा से जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है वह तो खर्च के हिसाब से नगण्य है। उसको समाज में अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए कि उस पैसे के बल पर यह विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका। इन सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है वह भी हजारों वर्षों तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके जो कण कण संग्रहित कर रखा है उसी के बल पर मिलता है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालयों से, अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं। जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है और समाज की कृपा का अंश अत्यधिक, तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना, यह न्याय तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। चला रहा है कुछ उल्टा ही, व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है, समाज से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। कुछ भी न देना पड़े तो उसे रंज नहीं होता। यह गंभीर बुनियाद सवाल है कि क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है? यह तो साफ दिखता है कि आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण बुद्धि का ऐसा उपयोग है। शोषण भी प्रायः उसी से होता है। समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं चल रही है और जिससे शोषण अशांति होती है, उसे मिटाने के लिए जगत में अनेक योजनाएं अब तक सामने आई और इसमें कुछ पर अमल भी हो रहा है। अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल करना हो तो गांधी जी ने इस आशय का सूत्र बनाया। गांधी जी ने इस आशय का सूत्र बताया, पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने की बुद्धि ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक को 4 घंटे शरीर श्रम करना पड़े और 4 घंटे बौद्धिक काम करने का मौका मिले और 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चले। अभी समाज में यह चल रहा है कि बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं और थोड़े बौद्धिक श्रम से। जिनके पास संपत्ति अधिक है
वे आराम में रहते हैं। अनेक लोगों में श्रम करने की आदत भी नहीं है। इस दशा में उक्त नियम का अमल होना दूर की बात है। फिर भी उसके पीछे जो तथ्य है वह हमें स्वीकार करना चाहिए, भले ही हमारी दुर्बलता के कारण हम उसे ठीक तरह से न निभा सके, क्योंकि आजीविका की साधन सामग्री किसी न किसी के श्रम बिना हो ही नहीं सकती। इसलिए बिना शारीरिक श्रम किए उस सामग्री का उपयोग करना न्यायोचित अधिकार हमें नहीं मिलता। अगर पैसे के बल पर हम सामग्री रखते हैं तो उससे उस पैसे की जड़ भी अंत में श्रम ही है। इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। महाविद्यालय यानी कॉलेज, टैक्स यानी कर, योग्यता यानी पात्रता, डिग्री कहेंगे हम। दानी यानी दानशूर, नगण्य यानी तुच्छ, अल्पतम जरा सा। रंज का मतलब है दुख, शोक। बुनियादी, आरंभिक। विषमता, असमानता या अंतर। शोषण यानी अनुचित व्यवहार करना। निर्वाह, गुजारा। आजीविका, रोजी रोजगार। जड़ का मतलब है मूल। तो इस परिच्छेद में रचनाकार जी ने क्या बताया है? शिक्षा के बारे में बताया है। बालक प्राथमिक शाला से लेकर महाविद्यालयों में सीखता है और सीखने के बाद ऊंची से ऊंची वह डिग्री हासिल करता है, अपनी योग्यता प्राप्त करता है। और योग्यता प्राप्त करने के लिए उसे फीस के रूप में पैसे देने पड़ते हैं। और उसका जो खर्चा है वह खर्चा उसे देखो, जिस जगह वह पढ़ रहा है उसी जगह उसे देना पड़ता है। और वह जो खर्चा है या पैसा है, वह पैसा समाज में रहने वाले जो लोग हैं वह उन लोगों के जेब में से ही टैक्स के रूप में जाता है। और उस पैसों से आप यह शिक्षा हासिल करते हैं, योग्यता हासिल करते हैं। इसीलिए यहाँ रचनाकार जी का कहना है कि आपके लिए, समाज के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। समाज ने आपको जो दिया है उसका ऋण चुकाना है, कर्जा चुकाना है। और समाज का जो आपके ऊपर बोझ है वह बोझ चुकाने का काम आपको करना है। इसीलिए यह जो समाज है वह समाज की उन्होंने क्या की है, आपकी तरफ से लेन देन की एक व्याख्या की है या लेन देन के बारे में बताया है। योग्यता प्राप्त करने के बाद समाज के लिए देखो आपका योगदान कैसा होना चाहिए। अधिक से अधिक देना है समाज के लिए और समाज की तरह से कम लेना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उल्टा ही चल रहा है। वे क्या करते हैं, समाज से ज़्यादा लेते हैं और समाज के लिए कम देते हैं या कुछ करते भी नहीं है। ऐसे आजकल के
पढ़े लिखे छात्र दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो बात है वो बात ठीक नहीं है, सोचनीय है, सोच करने वाली है, दुखदायक है, शोक करने वाली है। लेकिन यहाँ यह जो शोषण है उस शोषण के अनुचित व्यवहार के बारे में बताते वक्त यहाँ महात्मा गांधी जी ने एक पर्याय निकाला है, एक मार्ग, एक राह दिखाई है। उस राह पर आप जब चलोगे तो यह बुद्धिजीवी और श्रमजीवी इन लोगों की जो बात है या यह जो समाज के दो गुट है वह गुट नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ अहिंसा का स्वीकार करने वाले महात्मा गांधी जी ने कहा है यह जो व्यवस्था है वह व्यवस्था नष्ट करनी हो तो उन्होंने एक सूत्र बताया है, एक मूल मंत्र दिया है और वह मंत्र है पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि हो। और ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं उन बुद्धिमान लोगों ने भी 4 घंटे शारीरिक श्रम करना जरूरी है। और जो शारीरिक श्रम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने 4 घंटे बौद्धिक काम करने का मौका मिले। ऐसा जब बंटवारा होगा तो यह जो निर्वाह है, गुजारा है, कौन सा, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी का ठीक तरह से चलेगा और सभी को रोजी रोटी ठीक तरह से मिलेगी। यानी किसी को भी ज्यादा श्रम करने की, अति कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वह शारीरिक श्रम करने वाले लोग हो या बौद्धिक काम करने वाले लोग हो। उन लोगों को दोनों को भी आराम मिल जाएगा और सभी के पास, सभी के नजदीक यह जो साधन सामग्री है वह साधन सामग्री किसी न किसी के श्रम के बिना ही आ जाएगी। इसीलिए यह जो समाज है वह समाज इस न्याय पर चलेगा, तब यह जो समाज के दो गुट है, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, यह भेद या फर्क मिट जाएगा। अगली कड़ी देखिए, अगले परिच्छेद में रचनाकार जी क्या कहते हैं, देखिए। धनिक लोग अपनी ज्यादा संपत्ति के कारण समाज उपयोग के हित में ट्रस्टी के तौर पर करे। संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ का भी आखिर आशय क्या है, यह सवाल किया है रचनाकार जी। इस सवाल का जवाब उन्होंने देखो कैसा दिया है। आपके पास आवश्यकता से जो कुछ अधिक है, धन, बहुत धन है, उस पर हम अपना अधिकार न समझकर उसका उपयोग दूसरों के लिए करें, जो गरीब है उन लोगों के लिए करें, दान धर्म करें, दानशूर बने। यह भी बहस चलती है कि धनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे अस्पताल, विद्यालय आदि। अगर व्यक्तियों के पास संपत्ति इकट्ठी न हो तो समाज को ये लाभ कैसे मिलेंगे। वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी न रहकर समाज में फैली रहेंगी तो सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर ऐसा काम आसानी से चलने लगेंगे और उनका लाभ लेने वाले याचक या दीन की तरह नहीं सम्मान पूर्वक लाभ उठाएंगे।
अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी, बचत भी नहीं होगी। अनुभव बताता है कि पूंजी गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकती। नैतिक दृष्टि से भी स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। बहुत करके स्वार्थ का अर्थ होता है परार्थ की हानि। उसी में से स्पर्धा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप कुछ थोड़े से लोग ही लाभ उठा सकते हैं, बहुसंख्यकों को तो ही हानि ही पहुंचती है। मानवोचित सहयोग की जगह जंगल का कानून या मत्स्य न्याय नहीं चलता है। आखिर यह देखना है कि समाज का कल्याण किस वृत्ति से होगा। अगर समाज में स्वार्थ वृत्ति के लोग अधिक हो तो क्या कल्याण की आशा रखी जा सकती है? समाज में परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं, जिनके पास संपत्ति इकट्ठी हुई है उन पर कर लगाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी वेलफेयर राज्य बनाने की बात चली है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह समझा जाता है कि सब तरह दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले। इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्द देखिए। कठिन शब्दों के अर्थ: धनिक यानी धनवान, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, पूंजी, धन, संपत्ति, मानवोचित, मानव के विचार से उचित। तो देखो, इस परिच्छेद में रचनाकार जी ने, लेखक जी ने धन का बंटवारा करते हुए कहा है कि जिनके पास बहुत धन है, संपत्ति है, पैसा है, ऐसे लोगों ने अपने संपत्ति का ज्यादा से ज्यादा उपयोग लोगों को मदद या सहायता करने के लिए करनी चाहिए। जब ऐसे धनिक लोग समाज को मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तो समाज में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे अस्पताल, विद्यालय, यह ठीक तरह से चल सकते हैं। इसीलिए समाज में रहने वाले जो धनिक लोग हैं, उन धनिक लोगों ने अपनी संपत्ति ज्यादा से ज्यादा दान के तौर पर देनी चाहिए। तभी समाज का विकास होता है, समाज की उन्नति होती है, प्रगति होती है और समाज ठीक तरह से चलता है। इसीलिए धनवान लोगों का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। एक अर्थशास्त्री का कहना है, अर्थशास्त्र जानने वाले क्या कहते हैं, देखिए, जिनके पास बहुत धन है, जिनके पास बहुत संपत्ति है, उस संपत्ति का हल करने के लिए उसका बंटवारा ठीक तरह से बंटवारा या
मदद या सहायता करनी जरूरी है। तब गरीबी या बेकारी, यह जो अपने देश में बहुत बड़ी फैली हुई समस्या है, वह समस्या क्या होगी? दूर हो जाएगी। और सब यह जो वातावरण है वह वातावरण ठीक तरह से चलेगा, समाज का कल्याण होगा। समाज का कल्याण किसमें है, इसके बारे में सोचना जरूरी है। यह वृत्ति हर इंसान के पास होनी चाहिए। कौन सी? समाज के कल्याण की, समाज के भलाई की सोचने के लिए। इसीलिए उन्होंने देखो अमेरिका का उदाहरण दिया। अमेरिका का उदाहरण देते वक्त रचनाकार जी कहते हैं, अमेरिका में ऐसा कहा गया था कि अमेरिका में जितने लोग धनिक है, धनवान है, जिनके पास बहुत संपत्ति है, वो पूरी संपत्ति इकट्ठा करके या इकट्ठी करने के बाद उस पर टैक्स लगाया जाए, कर लगाया जाए, और वह जो कर है उस कर को कल्याणकारी कर यह नाम देकर कल्याणकारी राज्य स्थापित करना यह जरूरी है। तब अपना भी यह देश उसी आधार पर चलेगा, तो हम भी अपने देश को कल्याणकारी या वेलफेयर राज्य बनाने की बात भी ठीक तरह से सोच सकते हैं। कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह है कि दुर्बलों को मदद करनी या सहायता करने की जरूरत है। जब धनवान या धनिक लोग दुर्बलों को मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तब ऐसे लोगों में उन्नति, प्रगति या उनका जो रहन सहन का ढंग है, तरीका है, उनमें सुधार आ जाएगा। और एक कल्याणकारी देश, कल्याणकारी राष्ट्र, एक प्रगत राष्ट्र विकास या उन्नति के तौर पर चला हुआ देश विश्व के सामने आ जाएगा। यह बात यहाँ रचनाकार जी ने आपके सामने रखी है। तो अगले परिच्छेद में देखिए रचनाकार जी क्या कहते हैं, बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है? सवाल किया है आपको। यह अमेरिका में हो सकता है, सभी धनिक लोगों की संपत्ति इकट्ठी करना, उस पर कर लगाना, और कर लगाने के बाद गरीबों को मदद करना, सहायता करना या उनकी उन्नति करना। तो यह बात सवाल किया है रचनाकार ने, अमेरिका जैसी बात भारत में हो सकती है? नहीं हो सकती मेरे मतलब से, या आपके मतलब से निराली भी हो सकती है, क्योंकि यह वैचारिक निबंध है। क्योंकि हमारा देश मूलतः महान है, विशाल है, मेरा भारत महान कहा जाता है कि नहीं? और ऐसे महान देश में अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग हैं, और ऐसे लोगों का विकास करना, उन्नति करना बहुत मुश्किल बात है। अमेरिका में ठीक है, लेकिन हमारे देश में यह बात संभव होना रचनाकार की दृष्टि से क्या है देखेंगे। प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में मनुष्य अपने पैरों पर खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। किसी न किसी प्रकार उसे पराधीन रहना होगा।
हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है। हम शरीर श्रम करना नहीं चाहते, वरन उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, और जिनको शरीर श्रम करना पड़ता है उन्हें समाज में हीन दर्जे का मानते हैं। अमीर या गरीब कोई भी श्रम करना नहीं चाहता। धनिक अपने पैसे के बल से नौकरों द्वारा अपना काम चलाता है, गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। हमें यह वृत्ति बदलनी चाहिए। शरीर श्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानना है, उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए। आज श्रमिक भी कर्तव्य परायण नहीं रहा है। श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना उसी के हाथ में है। जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक जन लेगा तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। गांधी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बताया। उनकी मान्यता के अनुसार हर एक के नित्य उत्पादक श्रम करना ही चाहिए। यह उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया है। अब कुछ समय से जगत के सामने दया की जगह समता का विचार आया है। यह विषमता कैसी दूर हो। कहीं कहीं लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया, उसमें अनेक बुराइयां निकली जो अब तक दूर नहीं हो सकी। विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु कानून से मानवोचित गुणों का सद्भाव का विकास नहीं हो सकता। महात्मा जी ने हमें जो अहिंसा की विचारधारा दी है, उसके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का यह प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के मार्ग से हल हो सकना संभव है। इसमें धनिकों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जैसे राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग में सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखें। तो यहाँ रचनाकार जी का कहना है, यह जो हमारी विचारधारा है, इस विचारधारा में भारी दोष है। देखिए वह दोष कौन सा है? शरीर से श्रम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को हीनता की नजर से देखा जाता है। जो कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, अति मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को अपना जो समाज है वह समाज क्या करता है? हीनता की दृष्टि से देखता है, उनकी नफरत करता है, तिरस्कार करता है, घृणा करता है या उनकी मजाक उड़ाता है। यह बात ठीक नहीं है। और अमीर और गरीब लोग श्रम नहीं करना चाहते, क्योंकि धनिक लोगों के पास पैसा है। अब वे पैसे के बलबूते पर, बल पर, जोर पर, शक्ति पर गरीब लोगों के द्वारा काम कर लेते हैं, नौकरों द्वारा काम कर लेते हैं।
और ये जो गरीब लोग हैं, वे गरीब लोग भूख की लाचारी के कारण वे चुपचाप श्रम करते हैं 4 पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए। लेकिन यह जो वृत्ति है या यह जो मन की अवस्था है, इस मन की अवस्था में बदलाव होना जरूरी है। शरीर श्रम केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानता है, तो सभी को श्रम, परिश्रम, कष्ट, मेहनत यह करने की आदत होनी चाहिए। आज भी श्रमिक लोग देखो कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है, वे श्रम की प्रतिष्ठा रखते हैं, श्रम की आराधना करते हैं, श्रम की साधना करते हैं। श्रमिक जन लोग देश में आर्थिक क्रांति लाना चाहते हैं, पूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। यहां रचनाकार जी ने महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया है, और महात्मा गांधी जी का उदाहरण देते वक्त रचनाकार जी कहते हैं, श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए लोक चेतना का माध्यम होना जरूरी है, आवश्यक है। उत्पन्न करने वाला हर एक जो इंसान है, वह इंसान देखो श्रम के बलबूते पर जो भी धन है, जो भी संपत्ति है, वह संपत्ति बढ़ाने का काम करता है, जुटाने का काम करता है। इसीलिए श्रम की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, और मेहनत से जब आप धन कमाओगे तब आप भी एक न एक दिन धनिक बन जाओगे। लेकिन कहीं कहीं लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया है, और हिंसा का मार्ग ग्रहण करने के बाद वे धन कमाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कमाया हुआ जो धन है उस धन को मूल्य नहीं होता, उनमें से बुराइयां निकल जाती है, और मानव के विचार से यह बात उचित नहीं है। सद्भावना का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए परिश्रम करके, मेहनत करके धन कमाओ, वही धन काम आ जाता है। आपको उस धन से ही आनंद मिलता है, और ज्यादा समय तक टिक भी सकता है। इसीलिए यहां महात्मा गांधी जी कहते हैं, धनिकों से पूरा सहयोग मिलना जरूरी है। जब धनिक लोग अपने संपत्ति से दुर्बलों को मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तब यह जो दुर्बल लोग हैं वह दुर्बल लोग सुधार जाएंगे, उनमें सुधार आ जाएगा, प्रगति हो जाएगी। और यह जो विषमता है वह उस विषमता का प्रश्न कुछ हद तक अहिंसा के मार्ग से हल हो सकेगा। इसीलिए धनिकों का पूरा सहयोग होना जरूरी है। जैसे राजनीति स्वराज्य का प्रश्न काफी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का भी प्रश्न भारत में अहिंसा के मार्ग से ही सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जो भी कुछ महान कार्य किए अपने देश को आजादी दिलाने के लिए, तो उनके पूरे के पूरे काम अहिंसा के मार्ग के ही थे, अहिंसा का ही स्वीकार किया था, और इस राह पर चलने के कारण अपने देश को आजादी मिली। इसीलिए महात्मा गांधी जी का कहना है कि अपना देश
अहिंसा के मार्ग पर चलेगा तो अपने देश में यह जो अमीरी गरीबी, बुद्धिजीवी श्रमजीवी, ऐसे लोगों का जो बंटवारा हुआ है, ऐसे समाज के जो दो गुट हुए हैं, वे गुट खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, या उनमें जरा सा बदलाव या परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए यह जो समाज में होने वाला दुर्बलों का जो सामाजिक शोषण है, वह शोषण कम हो जाएगा। इसीलिए धनिकों ने अपने पास जो धन है, उन धन में से कुछ धन समाज के उन्नति के लिए, समाज के प्रगति के लिए या समाज के हित के लिए देने की जरूरत है। अपने अंदर जो दानशूरता है, दान धर्म करने का जो गुण है, वह गुण दिखाने की जरूरत है। तब हमारा देश यह जो विषमता है, इस विषमता से दूर हो जाएगा और सभी लोगों को श्रम की प्रतिष्ठा, कष्ट, मेहनत, परिश्रम, अति कष्ट करने से कौन से फायदे होते हैं, इसका पता चलेगा। और श्रम करने से कमाया हुआ जो धन है, उस धन के बारे में भी पता चलेगा कि वह धन कितना मौल्यवान है, उसकी कीमत कैसी है। इसीलिए श्रम की आराधना करो, श्रम की पूजा करो, श्रम की साधना करो, श्रम करो, कड़ी मेहनत करो, कष्ट करो। यही बात यहाँ इस वैचारिक निबंध में रचनाकार जी ने आपको सीख के तौर पर दी हैं, बताई हैं। अच्छा, धन्यवाद।